गुड मॉर्निंग आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड ऑनलाइन क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। जैसे कि आप लोगों को पता है, हम उत्तराखंड से संबंधित महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा कर रहे हैं जो आगामी परीक्षाओं में आ सकते हैं। आज उसी सीरीज का चौथा भाग आपके सम्मुख से है। चलिए इसे शुरू करते हैं। दोस्तों, आप लोगों ने मलारी गांव के बारे में सुना होगा। ये जो मलारी गांव है, यह चमोली ज़िले में स्थित है, जो नीति घाटी में बसा हुआ एक छोटा सा प्यारा सा गांव है। ये भारत और तिब्बत सीमा के जो सीमांत गांव गांव हैं, उनमें से एक ये गांव है जो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है अपने क्षेत्र के लिए। यदि हम इस मार्ग को जाने वाला जो रास्ता है, वो जोशीमठ से नीति की तरफ जो जोशीमठ जो स्थान है, वो नीति जाने वाले मार्ग पर स्थित है। अब पहले एक चीज़ ये सुन लीजिए। अब जो नीति घाटी कहते हैं ना, ये घाटी एक पहाड़ी क्षेत्र है। उस पहाड़ी क्षेत्र जैसे दर्रे होते हैं, उस दर्रों से गुजरते हुए जो रास्ते जाते हैं, ये पहाड़ी क्षेत्र की तरफ जो चमोली ज़िले में स्थित है। जो जोशीमठ से लगभग 60 किलोमीटर की दूरी पर ये गांव स्थित है। सम टाइम कभी ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जामों में। अब कभी ये क्वेश्चन आ जाता है, मलारी गांव जोशीमठ से कितनी किलोमीटर दूरी पर स्थित है, तो आप उसको लिखिए 60 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। यहाँ पर जो प्राकृतिक वातावरण है, देवदार के वृक्ष हो गया, भोजपत्र के बहुत घने जंगल यहाँ पर पाए जाते हैं। और इसी जंगलों के बीच हिडम्बा देवी का भी मंदिर स्थित है। हिडम्बा देवी को स्थानीय लोग हीरामणि भी कहते हैं। अब एक चीज़ सुन लीजिए, जो मलारी गांव है, मलारी गांव में किस देवी का मंदिर प्रसिद्ध है, विश्वविख्यात है? हिडम्बा देवी का मंदिर वहाँ पर स्थित है, और इसको दूसरे नाम से हीरामणि भी कहते हैं। यदि हम इस गांव के जो पास का जो क्षेत्र है, वो द्रोणागिरी पर्वत पर्वत जहाँ पर हनुमान जी लक्ष्मण जी समय मूर्छित पड़े थे, जब उन्हें बाण लगा था, तो जब वो मूर्छित पड़े थे, मूर्छित अवस्था में थे, तो हनुमान जी यहीं से उनके लिए संजीवनी बूटी लेके गए थे। यदि इस गांव की हम बात करें, ये गांव 5000 साल पुराना, इस गांव में इस गांव में 5000 साल पुराना एक अखरोट का वृक्ष है। कहते हैं कि इस अखरोट के वृक्ष से चंदन की महक आती रहती है। ये किविंद है कि पांडवों ने भी इसी वृक्ष के नीचे धनुर्विद्या का अभ्यास किया था। उस प्राचीन काल में अगर हम अपने वेदों की तरफ जाएं या फिर अपने महाकाव्यों की तरफ जो जो जाते हैं, अगर वहाँ हम इस चीज़ का वर्णन देखते हैं, ये मलारी गांव का वर्णन वहाँ पर देखने को मिलता है। इसे हीरामणि जो दूसरे नाम से इसे जाना जाता है, वहाँ पर इसका बखूबी तरीके से वर्णन किया गया है। जब हनुमान जी यहीं से संजीवनी लेके आए थे। और जब इस पेड़ की बात करें, ये आज भी मौजूद है। जो 5000 वर्ष एक पुराना पेड़ है, वो 5000 वर्ष की बात कर रहा हूँ। आज कल जो पेड़ों की जो वनस्पति लाइफ होती है, वो 50 से 60 साल के बीच होती है, मगर ये 5000 साल पुराना वृक्ष है जो आज भी ज्यों का त्यों खड़ा हुआ है। किदम अगर हम बात करें, पांडव भी यहाँ पर धनुर्विद्या सीखे। एक 2002 में उत्तराखंड सरकार द्वारा गढ़वाल विश्वविद्यालय द्वारा जो मलारी गांव में खुदाई करवाई गई थी, जहां जिसमें पुरातत्व विभाग के बड़े साइंटिस्ट यहाँ पर पहुंचे थे। उन्होंने यहाँ पर जब खुदाई करी थी, तो यहाँ पर उन्होंने ये देखा था, यहाँ पर 100 ग्राम मिले थे, यहाँ पर मिट्टी के बर्तन मिले थे, और घोड़े के कंकाल के साथ एक मनुष्य का भी कंकाल यहाँ पर प्राप्त हुआ था। शायद वहाँ ऐसा प्रतीत होता था कि यहाँ पर कोई सभ्यता उस समय रहती होगी, जो पशुपालक रही होगी, ऐसा समाज यहाँ पर रहा होगा। यदि हम इसके इतिहास के अवशेषों के बारे में बात करें, तो ये जो इसके अवशेष मिले हैं, ये अनुमानित होते हैं कि ये चौथी शताब्दी से दूसरी शताब्दी के बीच के ये अवशेष यहाँ प्राप्त हुए हैं। और यहाँ पर जो वैज्ञानिकों ने जो अनुमान लगाया, यहाँ पर कालांतर में समुद्र
हुआ करता था, क्योंकि यहाँ पर समुद्री जीवों के अवशेष भी प्राप्त हुए थे। एक अनुमान लगाया गया है कि यहाँ पर पहले कभी सागर हुआ करता। जब यहाँ पर खुदाई की गई तो वहाँ पर 5.2 केजी का एक सोने का मुखौटा मिला था, जिसे जिसे मलारी गांव के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि थी। यदि हम इस गांव की बात करें, इस गांव में मूलतः भोटिया जनजाति के लोग यहाँ पर निवास करते हैं, और इनका जो प्रमुख उद्देश्य है यहाँ रहने का, वो कृषि, पशुपालन उनका प्रमुख व्यवसाय के क्षेत्र में आते हैं। यदि हम यहाँ की महिलाओं की बात करें, यहाँ की महिलाएं कढ़ाई, बुनाई इत्यादि घरेलू कार्यों में अपना समय व्यतीत करती हैं। और जब गढ़वाल विश्वविद्यालय द्वारा जब यहाँ पर खोज की गई थी, तो ये जो क्षेत्र है ये अपने आप में एक दैविक क्षेत्र के तौर पे उन्हें अनुभूति हुई यहाँ पर। और यदि हम बात करें, मलारी गांव की जो मिट्टी है वो पूरे गढ़वाल में जो बहुत ज़्यादा पवित्र मानी जाती हैं। लोग अपने धार्मिक अनुष्ठान होते हैं या अपने घर के किसी भी शुभ कार्य के लिए ये मलारी गांव से मिट्टी मंगवाते हैं, या जिसे देव 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 का भी स्वरूप और उनका आशीर्वाद के तौर पे उसे मंगवाया जाता है। मलारी गांव पांडव नृत्य उत्तराखंड के लोक नृत्यों में खास दर्जा प्राप्त है। इसे जो मलारी गांव का जो दर्जा है उत्तराखंड के जो लोक नृत्यों में इसे खास दर्जा प्राप्त है। अगर कभी समटाइम ये क्वेश्चन आ जाता है कि इस मलारी गांव में कितने केजी का मखौटा मिला था सोने का, वो 5.2 केजी का मिला था। यहाँ पर ये मलारी गांव के अवशेष, जो यहाँ पर जो अवशेष मिले थे वो कौन सी शताब्दी से थे, वो चौथी से दूसरी शताब्दी के बीच के ये अवशेष यहाँ पर प्राप्त हुए थे। यदि हम दूसरे क्वेश्चन की बात करें तो इसमें गढ़वाल विश्वविद्यालय द्वारा यहाँ पर किस वर्ष खोज की गई थी, ये 2002 में उनके द्वारा यहाँ पर खोज की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेलांग। नेलांग ये भारत बॉर्डर पर तिब्बत और भारत के बीच बसा हुआ एक छोटा सा गांव है। जी पहले यहाँ पर जब जिस समय ये चीनी बॉर्डर के आसपास भी हमारा ये क्षेत्र पड़ता है। यहाँ पर क्या है, ये जो नेलांग जो गांव है, ये इसकी जो संज्ञा है वो लेह लद्दाख के समान मानी जाती है। यहाँ पर जिस प्रकार से लेह लद्दाख लोग घूमने जाते हैं, उसी प्रकार से ये भी लेलांग उत्तराखंड का एक पर्यटन स्थल है, जो जाल जागुंग घाटी के पर्यटन शहर के लिए यहाँ होम स्टे का भी व्यवस्था सरकार द्वारा कराई गई है। और यहाँ के जो मूल निवासी हैं, जब यहाँ पर 1962 में जब भारत और चीन का युद्ध प्रारंभ हुआ था, तो इन दो गांवों को सेना द्वारा खाली करवाया गया था, यहाँ से हटाया गया था। और कालांतर में जब ये गांव खाली हुए थे तो ये वीरान हो चुके हैं। आज भी सरकार द्वारा इन गांवों को पुनः संचालित करने, यहाँ पर पुनः लोगों को बसाने के लिए सरकार द्वारा कवायद शुरू की गई है लोगों को यहाँ बसाने के लिए। यदि हम इन गांवों को देखें तो पर्यटन के दृष्टिकोण से ये अपने आप में प्रकृति की खूबसूरती लिए हुए हैं। और हमारे जो मुख्यमंत्री हैं, पिछले 2 वर्ष के जो उनका कार्यकाल रहा, उसमें उन्होंने इस गांव को दोबारा बसाने की संभावनाएं तलाशी और प्रशासन को ये निर्देश दिए कि इस गांव को पुनः विस्थापित किया जाए। उत्तरकाशी के जो डीएम है मयूर दीक्षित, इनके द्वारा 15 सदस्यीय टीम गठित की गई है इस गांव को बसाने के लिए। जब यहाँ के ग्रामीणों को जब हटा दिया था, उससे पूर्व इस गांव में जो नेलांग जो गांव है उसमें 40 परिवार रहते थे, और जांगुंग जो गांव है उसमें 30 परिवार के समथिंग लोग वहाँ रहते थे। ये लोग क्या करते थे, जब ग्रीष्म काल में ये जब जाड़े हो जाते थे, ये निचली घाटी की तरफ आ जाते हैं वहाँ, क्योंकि बर्फबारी हो जाती थी, तो वहाँ जीवन
व्यतीत करना कठिन हो जाता था। वो जो हिमालय की जो तल घाटी हैं तो वहाँ निचली घाटियों की तरफ ये बस जाते थे। जब गर्मियों का समय आता था तो घाटियों में गर्मी काफ़ी होती तो ये ऊपर की तरफ बढ़ जाते थे। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अब बात करें हम कि भैया हमारे पूर्वजों द्वारा पहले किस प्रकार से अपने आप को सुरक्षित करने के लिए थे बड़ी बड़ी चोटियों से, किस प्रकार से अपने आप को एक सुरक्षित माहौल प्रदान करने के लिए उनके द्वारा एक प्रयास किया गया था। यदि मैं बात करूं उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों की बात करूं, जो लोग बाहर से जो उत्तराखंड में जो अपना अधीन करना चाहते थे, मान लीजिए जिस प्रकार से ब्रिटिश सरकार द्वारा भी उत्तराखंड के कहीं क्षेत्रों में शासन किया गया था, उन लोगों को उत्तराखंड से भगाने के लिए यहाँ के बुजुर्ग लोगों ने पर्वतीय क्षेत्रों में जो बाहरी लोगों का जो आक्रमण होता था उससे बचने के लिए बड़ी बड़ी चोटियों पर पत्थरों को इकट्ठा करा जाता था, जिससे कि बाहर से जो आने वाले जो आक्रमणकारी हैं उन पे वो पत्थरों को लुढ़का के फेंक सकते थे, जिससे कि वो लोग घायल हो जाएं या मर जाएं, जिससे कि वो उस क्षेत्र से भाग जाए। यदि हम जो ऊंची चोटियों की बात करें, जब बड़े बुजुर्गों द्वारा बड़ी बड़ी चोटियों में जो हिमालय के जो पर्वतीय क्षेत्र हैं जो दर्रों की तरफ जो रास्ता जाता था, जो दर्रों पर बूढ़ी देवी नामक एक मंदिर की स्थापना की कर दी गई थी, जिसमें लोग जब जब कोई भी व्यक्ति इस रास्ते से गुजरता था तो ऐसी परंपरा कर दी थी कि यहाँ पर पत्थर रखे जाते हैं, जो पत्थर रखने से मनोकामना पूरी होती। तो लोग जब इस मार्ग से गुजरते थे तो ये तो यहाँ पर पत्थर अपने साथ ले जाके यहाँ पर रखते थे। एक परंपरा हो गई थी जिसकी वजह से यहाँ पर पत्थरों का अंबार लग गया था। जब जिसमें कोई बाहरी आक्रमण जैसे तिब्बत से या चाइना से या कोई ऐसे घुसपैठ हमारे प्रदेश में होती थी, हमारे देश में होती थी, तो लोग इन पत्थरों को फेंक के उन्हें घायल कर देते थे। तब जब 1962 में जब भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इसी तरह की एक घटना देखने को मिली, जो उत्तराखंड के जो अल्मोड़ा की शाम सामल पट्टी जैंती गांव में स्थित है ये क्षेत्र। तो यहाँ पर ब्रिटिश सरकार के जो सिपाही हैं वो आंदोलनकारियों को गिरफ्तार करने के लिए इस गांव में पहुंचे। तो जब आंदोलनकारी एक पहाड़ी चोटी पर चढ़ गए तो वहां से उन्होंने क्या किया, ब्रिटिश सैनिकों पर पत्थर और लुढ़काए और उन पत्थरों से लगने की वजह से ब्रिटिश सैनिकों की मौत होगी, जिससे कि आंदोलनकारी उनके हाथ नहीं आए। ये एक परंपरा रही है हमारे प्रदेश में बाहरी आक्रमणों को, बाहरी जो आक्रमणकारी होते हैं उनसे बचने के लिए बूढ़ी देवी मंदिर क्यों प्रसिद्ध है। अगर ये आ जाता है तो वो बाहरी आक्रमण से बचने के लिए बूढ़ी देवी मंदिर की स्थापना की गई थी। ठीक है, चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन अपने आप में महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब राज्य आंदोलन का के दौरान संगठित संघ, ठीक है, राज्य आंदोलन के दौरान गठित संगठन की बात करें तो कुमाऊं परिषद की यदि हम बात करें, कभी ये क्वेश्चन कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जामों में आ चुका है। कुमाऊं परिषद का गठन कब किया गया था? ये 1916 में इसका गठन किया गया था और 1926 में इसका कांग्रेस में विलय हो गया था। यदि हम गणदेश की बात करें, कभी कहा जाता है कि गणदेश की संज्ञा किसको दी गई है, तो गणदेश की संज्ञा श्री देव सुमन को गणदेश की संज्ञा दी गई है, उन्हें उपनाम से भी जाना जाता है। यदि गणदेव सेवा संघ का जो गठन हुआ था वो हुआ था 1938 में, श्री देव सुमन द्वारा इसकी गठन किया गया था इस गणदेश सेवा संघ का। ठीक है, कुमाऊं परिषद की गठन कब हुआ? 1916 को, और कांग्रेस में इसका विलय हुआ था 1926 को। और गणदेश के नाम से किसे जाना जाता है? श्री देव सुमन को। और गणदेश सेवा संघ का गठन कब किया था? 1938 को किया गया था दिल्ली में। बाद में इसका नाम हिमालय संघ सेवा रख दिया। जो गणदेश सेवा संघ है, जो देव सुमन द्वारा इसका गठन किया गया था, तो बाद में जब दिल्ली में
इसका नाम परिवर्तित करके हिमालय सेवा संघ इसको रख दिया गया था। अब गढ़वाल जातक संघ संस्था की स्थापना 1939 में कांग्रेस द्वारा पौड़ी में इस संगठन का गठन किया गया था। ठीक है, इसे भी ये परीक्षा के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। कभी क्वेश्चन आ जाता है कि भैया गढ़वाल जातक संस्था का गठन कब किया गया था? ये किया गया था 1939 में। ठीक है, अब दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। पर्वतीय राज्य परिषद का गठन कब किया गया था? ये पर्वतीय परिषद का गठन 25 जून 1977 को रामनगर के जनसभा, जब रामनगर में जब एक जनसभा की जा रही थी, दयाल कृष्ण पांडे द्वारा, इनकी अध्यक्षता उनके द्वारा की गई थी। तो ये 25 जून 1967 को इसकी स्थापना की गई। यदि हम उत्तराखंड क्रांति दल, जिसने उत्तराखंड राज्य को बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया, आज वर्तमान समय में उत्तराखंड क्रांति दल का अस्तित्व पूर्णतः खतरे में है। ये अपना अस्तित्व को बचाने में नाकाम हो रही है। यदि हम इस दल की गठन की बात करें, उत्तराखंड क्रांति दल की बात करें, तो ये 24 और 25 जुलाई, ये दो मध्य जो 2 दिन रहे, 24 और 25 को, तो 1979 को मसूरी में जब एक सम्मेलन हुआ था, इस दल की स्थापना तब की गई थी। इसके जो प्रथम अध्यक्ष रहे वो डॉक्टर देवी दत्त पंत हैं, इसके अध्यक्ष रहे थे। इनकी बड़ी भूमिका रही इस दल को बनाने में। सम टाइम कभी क्वेश्चन आ जाता है पेपर में, उत्तराखंड क्रांति दल के प्रथम अध्यक्ष कौन रहे? तब डॉक्टर देवी दत्त पंत इसके प्रथम अध्यक्ष रहे। उत्तराखंड क्रांति दल की स्थापना कब हुई? तो 25 जुलाई 1979 को इसका गठन किया गया था। ठीक है, परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, इसे आप नोट कर लीजिएगा। अब आ जाते हैं, वर्तमान में सरकार द्वारा एक सर्वेक्षण किया गया था। माउंट एवरेस्ट की जो ऊंचाई है, नई ऊंचाई तय की गई। इससे पूर्व जो ऊंचाई थी उसके विपरीत इस एवरेस्ट में जब बर्फबारी होती है, जब भूमि के अंदर अगर जब किसी प्रकार की हलचल होती है, तब किसी न किसी प्रकार के इन पहाड़ों पर उसका प्रभाव देखने को प्राप्त होता है। जब यदि हम बात करें, हाल ही में नेपाल तथा चीन ने संयुक्त रूप से माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी तय की गई है, इसके बारे में हम समीक्षा करेंगे। जब इन दो देशों द्वारा इसकी समीक्षा की गई, जीपीआरएस या सैटेलाइटों के माध्यम से इसका पूर्ण 3D डायग्राम बनाया गया था, तब इसकी सतह से इसकी ऊंचाई जब नापी गई, स्कैनिंग किया गया था इस पूरे पहाड़ को, तो उसकी जो ऊंचाई निकली थी वो 8,848.86 मीटर का ये इसकी ऊंचाई तय की गई है। इससे जो पूर्व ऊंचाई थी वो इससे कम रही। और ये वर्तमान में अगर कभी क्वेश्चन आ जाता है कि नेपाल तथा चीन द्वारा संयुक्त रूप से माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी नापी गई, तो उसका क्वेश्चन आप देखिएगा, 8,848.86 मीटर की ये ऊंचाई निर्धारित की गई है। ठीक है, आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। अधिक से अधिक लोगों को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर माय वीडियो वॉचिंग।